विद्यार्थियों नमस्कार, मैं नवनीत श्रीवास्तव। स्वतंत्र भारत में राजनीति, इसका अध्याय 7 क्षेत्रीय आकांक्षाएं। इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे जम्मू एवं कश्मीर। भारत की आज़ादी के बाद अगर देखा जाए तो सबसे पहली प्राथमिकता भारत के लिए और पाकिस्तान के लिए जम्मू कश्मीर से ही प्रारंभ होती है। इतिहास, राजनीति, सब कुछ जम्मू कश्मीर से ही प्रारंभ होती है, क्योंकि भारत का पहला युद्ध था पाकिस्तान के द्वारा कश्मीर को हथियाने के लिए। तो आज हम देखेंगे जम्मू एवं कश्मीर। आपने जैसा कि गत वर्ष पढ़ा है, जम्मू और कश्मीर को अनुच्छेद 370 के अंतर्गत विशेष दर्जा दिया गया था। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था, परंतु इसके बावजूद भी जम्मू और कश्मीर को हिंसा, सीमा पार का आतंकवाद और राजनीतिक अस्थिरता झेलनी पड़ी। जम्मू कश्मीर के विशिष्ट होने के बावजूद भी भारतीय संविधान में विशिष्ट के द्वारा विशिष्ट दर्जा दिए जाने के बाद भी जम्मू कश्मीर को हिंसा, सीमा पार का आतंकवाद और राजनीतिक अस्थिरता आदि झेलनी पड़ी। आंतरिक तथा बाहरी प्रभाव भी सामने आए। आंतरिक प्रभाव और बाहरी प्रभाव भी सामने आए। आंतरिक प्रभाव से मतलब है कब जम्मू कश्मीर के अंदर के जो नागरिक थे उनमें भी कुछ आपस में हिंसा होती रही, तो आंतरिक प्रभाव सामने आए। इसके परिणाम स्वरूप कई लोग भी मारे गए, जिनमें निर्दोष नागरिक, सुरक्षा कर्मी और उग्रवादी शामिल थे। इसके अलावा कश्मीर घाटी से बड़े पैमाने पर कश्मीरी पंडितों का पलायन भी हुआ है। यानी कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडितों को रहने नहीं दिया गया है, इसलिए उन्होंने पलायन किया है। जम्मू और कश्मीर 3 सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों, जम्मू, कश्मीर और लद्दाख से बना हुआ है। यानी जम्मू कश्मीर में 3 सामाजिक क्षेत्र हैं, जम्मू, कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर हम लिखते जरूर साथ हैं, लेकिन इनके बीच में पर्याप्त दूरी है। और एक क्षेत्र इसका है लद्दाख। तीनों की अलग अलग संस्कृति, अलग अलग सामाजिक जीवन, तीनों जगह का। जम्मू क्षेत्र में छोटी पहाड़ियां और मैदानी भाग हैं। जम्मू क्षेत्र में क्या है? छोटी छोटी पहाड़ियां और मैदानी भाग हैं, जिसमें आपका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल माता वैष्णो देवी कटरा, जो कि जम्मू से ज़्यादा दूरी पर नहीं है, पास में ही होता है जम्मू से, और वहाँ स्थित है। यानी जम्मू क्षेत्र में मैदानी क्षेत्र भी है और छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। इसमें मुख्य रूप से हिंदू रहते हैं, और इस क्षेत्र में कौन रहते? ज़्यादातर हिंदू रहते हैं। मुसलमान, सिख और अन्य मतों के लोग भी रहते हैं। कश्मीर क्षेत्र में मुख्य रूप से कश्मीर मुसलमान हैं। यानी कश्मीर में कौन से? कश्मीरी मुसलमान हैं, और शेष हिंदू, सिख, बौद्ध तथा बौद्ध भी हैं तथा अन्य हैं। लद्दाख मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्र। लद्दाख क्या है? पहाड़ी क्षेत्र है, और इसकी जनसंख्या बहुत कम है, जिसमें लगभग बराबर संख्या में बौद्ध और मुसलमान रहते हैं। मतलब देखो, यहाँ पर जम्मू छोटी छोटी पहाड़ियों वाला है, यहाँ ज़्यादातर हिंदू और मुस्लिम भी निवास करते हैं। दूसरा क्षेत्र आता है यहाँ का कश्मीर, और कश्मीर में जो कश्मीर घाटी है, यहाँ रहने वाले अधिकांश कश्मीरी मुसलमान हैं, और शेष हिंदू, सिख और बौद्ध भी यहाँ निवास करते हैं। लेकिन लद्दाख क्षेत्र से पहाड़ी क्षेत्र है, यानी मुख्य रूप से पहाड़ी ही पहाड़ी है लद्दाख, और इसकी जनसंख्या बहुत, यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण जनसंख्या यहाँ कम निवास करती है, जिसमें लगभग बराबर संख्या में बौद्ध और मुसलमान रहते हैं। यानी यहाँ हिंदू नहीं रहते हैं। चूँकि पहाड़ी क्षेत्र है, इसलिए यहाँ की जनसंख्या भी कम है, बौद्ध और मुसलमान रहते हैं। ये तीनों चीज़ों को मिलाकर के जम्मू और कश्मीर का निर्माण हुआ है। समस्याओं की जड़ें। अब हम देखेंगे जम्मू कश्मीर में जो समस्याएं आई हैं, इनकी जड़ें क्या हैं। 1947 से पहले जम्मू और कश्मीर, जो J&K के नाम से जाना जाता था, 1947 से पहले जम्मू और कश्मीर को J&K के नाम से जाना जाता। J फॉर जम्मू और K फॉर कश्मीर। एक राजसी रियासत थी। ये क्या थी? वहाँ पर राजसी रियासत थी। इसके शासक महाराज हरि सिंह
भारत या पाकिस्तान में शामिल होना नहीं चाहते थे। इसके शासक डोगरा शासक थे महाराज हरि सिंह, वो ना तो भारत में शामिल होना चाहते थे और ना ही पाकिस्तान में, बल्कि अपनी रियासत के लिए स्वतंत्र दर्जा चाहते थे। वो चाहते थे कि जम्मू कश्मीर की रियासत स्वतंत्र रहे, किसी में शामिल ना हो। पाकिस्तानी नेताओं ने सोचा कि कश्मीर क्षेत्र पाकिस्तान का हिस्सा है, क्योंकि रियासत की अधिकांश आबादी मुसलमान थी। कश्मीर क्षेत्र में ज़्यादातर आबादी किसकी है? मुसलमानों की है। तो पाकिस्तान ने सोचा कि ये तो पाकिस्तान में मिलना चाहिए कि जम्मू कश्मीर को, जिससे कि हमारा क्षेत्र भी बढ़ जाएगा और यहाँ की आबादी भी मुसलमानों की है। परंतु उस रियासत के लोगों ने इसे इस तरह नहीं देखा। उन्होंने सोचा कि सबसे पहले वे कश्मीरी हैं। वहाँ के लोगों ने, मुसलमानों ने ये नहीं सोचा कि हमें पाकिस्तान में मिलना है, उनने तो ये सोचा था सबसे पहले हम कश्मीरी हैं। क्षेत्रीय अभिलाषा का यह मुद्दा कश्मीरियत कहलाता है। मतलब लोगों की ये भावना कि हम यहाँ कौन है? कश्मीरी हैं, हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हम भारतीय नहीं हैं, हम कश्मीरी हैं। और यह मुद्दा क्या कहलाया? कश्मीरियत के नाम से जाना गया। राज्य में नेशनल कॉन्फ्रेंस के शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में चलाया गया लोकप्रिय आंदोलन महाराज से छुटकारा पाना चाहता था। शेख अब्दुल्ला ने वहाँ एक आंदोलन चलाया था और एक पार्टी उन्होंने बना ली थी, उसका नाम था नेशनल कॉन्फ्रेंस। शेख अब्दुल्ला की पार्टी थी नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो चाहती थी कि हम महाराज से छुटकारा पा जाएं, यहाँ पर राजशाही जो व्यवस्था है वो समाप्त हो जाए। साथ ही पाकिस्तान में शामिल होने के विरुद्ध था। और जो इनका नेशनल कॉन्फ्रेंस जो पार्टी थी शेख अब्दुल्ला की, ये पाकिस्तान में भी शामिल नहीं होना चाहते थे, लेकिन महाराज से छुटकारा पाना चाहते थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक धर्मनिरपेक्ष संगठन था और इसका कांग्रेस के साथ लंबे समय से संबंध था। धर्मनिरपेक्ष संगठन था और कांग्रेस के साथ इसका लंबे समय से संबंध था। शेख अब्दुल्ला नेहरू सहित कुछ राष्ट्रवादी नेताओं के व्यक्तिगत मित्र थे, यानी जवाहरलाल नेहरू सहित बहुत से जो राष्ट्रवादी नेता थे उनके शेख अब्दुल्ला व्यक्तिगत मित्र थे। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा करने के लिए अपनी तरफ से काबाइली घुसपैठिए भेजे। अक्टूबर 1947 की बात है। 15 अगस्त को हम आज़ाद हुए और सितंबर और जाके अगले ही महीने अक्टूबर में पाकिस्तान ने कश्मीर को हड़पने के लिए, कश्मीर पर कब्जा करने के लिए एक खूंखार जो प्रजाति थी, वहाँ की जाति थी काबाइली, उनको पाकिस्तान में भेजा घुसपैठिए के रूप में। इसने महाराज को भारतीय सैनिक सहायता लेने के लिए बाध्य किया। तो वहाँ के जो महाराज हरि सिंह थे उन्होंने भारत से सैनिक सहायता ली। भारत ने सैनिक सहायता दी और कश्मीर घाटी से घुसपैठियों को वापस खदेड़ दिया। परंतु यह तभी हुआ जब महाराज ने भारत सरकार के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। विलय पत्र का नाम क्या था? द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इस पर जब महाराज हरि सिंह ने हस्ताक्षर कर दिए तभी जाकर के भारत सरकार ने उनकी सहायता की। परंतु चूंकि पाकिस्तान ने राज्य के एक बड़े हिस्से पर नियंत्रण जारी रखा, मतलब पाकिस्तान ने काबाइली भेजे जम्मू कश्मीर में और घुसपैठ बढ़ाने का प्रयास किया था। और इस घुसपैठ को देखते हुए कश्मीर के महाराज हरि सिंह ने भारत सरकार से सैनिक सहायता ली और भारत सरकार ने सैनिक सहायता दी, परंतु इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवा लिए थे, यानी कश्मीर का विलय भारत में हो चुका था। परंतु पाकिस्तान ने राज्य के एक बड़े हिस्से पर नियंत्रण जारी रखा। उसके जो घुसपैठिए आ गए थे कश्मीर में, वो बड़े हिस्से पर उसने अपना नियंत्रण करने का दावा किया था। इसलिए इस मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाया गया, जिसने दिनांक 21 अप्रैल 1948 के अपने प्रस्ताव में मामले को निपटाने के लिए एक 3 चरणों वाली प्रक्रिया की अनुशंसा की। संयुक्त राष्ट्र संघ में जब ये मामला ले जाया गया तो 21 अप्रैल 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस मामले को निपटाने के लिए एक 3 चरणों वाली प्रक्रिया की अनुशंसा की। पहला, पाकिस्तान को अपने वे सारे नागरिक वापस बुलाने थे। सबसे पहला संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो डिसीजन दिया था मामला निपटाने के लिए, पाकिस्तान अपने उन समस्त नागरिकों को वापस बुला ले जो कश्मीर में घुस गए थे। ये संयुक्त राष्ट्र संघ ने फैसला दिया था। दूसरा, भारत को धीरे धीरे अपनी फौज कम करनी थी ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। भारत से भी कहा था कि कश्मीर में जो आपकी फौज ज़्यादा है उसको धीरे धीरे कम कर लिया जाए। तीसरा, एक स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से जनमत संग्रह कराया जाना था। तीसरी बात संयुक्त राष्ट्र संघ ने दी थी
स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से कश्मीर के लोगों का जनमत संग्रह कराया जाए। कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं, पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं, भारत में मिलना चाहते हैं या स्वतंत्र रहना चाहते हैं, वो पाकिस्तान के लोगों, कश्मीर के लोगों से पूछा जाएगा और जनमत संग्रह कराया जाएगा। परंतु इस प्रस्ताव के अंतर्गत कोई प्रगति ना हो सकी। इसी बीच मार्च 1948 में शेख अब्दुल्ला जम्मू और कश्मीर के प्रधानमंत्री बनाए गए, जबकि भारत अनुच्छेद 370 के अंतर्गत उसे अस्थायी स्वायत्तता देने के लिए सहमत हो गया। शेख अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री बना दिया गया। भारत उनको अस्थायी स्वायत्तता देने के लिए राजी हो गया था। उस समय राज्य में सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री कहलाता था। उस समय जम्मू कश्मीर को जो विशेष दर्जा दिया गया था, तो वहाँ के जो राज्य का मुखिया होता था उसको प्रधानमंत्री कहा जाता था, मुख्यमंत्री नहीं। अब हम पढ़ेंगे बाहरी और आंतरिक झगड़े। तब से जम्मू और कश्मीर की राजनीति बाहरी और आंतरिक दोनों कारणों से विवादास्पद और द्वंद्वपूर्ण बनी रही। बाहर से पाकिस्तान ने सदा दावा किया कि कश्मीर घाटी पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। जैसा हमने ऊपर जाना, पाकिस्तान ने 1947 में राज्य में काबाइली हमला करवाया। परिणाम स्वरूप राज्य का एक हिस्सा पाकिस्तानी नियंत्रण में आ गया। जब काबाइली हमला करवाया था पाकिस्तान ने, तो कश्मीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के नियंत्रण में आ गया था। भारत दावा करता है कि इस क्षेत्र पर गैर कानूनी कब्जा किया गया है। पाकिस्तान इस क्षेत्र को आज़ाद कश्मीर कहता है। पाकिस्तान के लोग उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, आज़ाद कश्मीर। यानी 1947 में जब काबाइली वहाँ आए थे, उनने एक क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया था, तो उसको पाकिस्तान आज आज़ाद कश्मीर कहता है। और हम लोग भी POK उसको बोलते हैं शॉर्ट में, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर, यानी POK। 1947 से कश्मीर का मामला भारत और पाकिस्तान के बीच द्वंद्व का प्रमुख मुद्दा बना रहा है। 1947 से लेकर के आज पर्यंत तक, अद्यतन तक पाकिस्तान और भारत के बीच में कश्मीर का मुद्दा एक झगड़े का या द्वंद्व का मुद्दा बना रहा। आंतरिक रूप से भारतीय संघ में कश्मीर के दर्जे के बारे में विवाद है। यानी कश्मीर का भारत में जो विलय हुआ था, या भारतीय संघ में कश्मीर के दर्जे के बारे में विवाद है। आपने गत वर्ष भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार में अनुच्छेद 370 और 71 के अंतर्गत विशेष प्रावधानों के बारे में पढ़ा है। इस विशेष दर्जे ने दो विपरीत प्रतिक्रियाओं को जन्म दिया। जम्मू और कश्मीर के बाहर लोगों का एक वर्ग है जो विश्वास करता था कि अनुच्छेद 370 द्वारा प्रदत्त राज्य का विशेष दर्जा राज्य को भारत से पूर्ण रूप से एकीकृत होने नहीं देता है। मतलब ये लिखा था कि 370 जो उसके द्वारा जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया है, वो पूरी तरह से कश्मीर को भारत का हिस्सा बनने नहीं देता है। इसी वर्ग को लगा कि अनुच्छेद 370 को रद्द कर देना चाहिए और जम्मू और कश्मीर को भारत के किसी भी अन्य राज्य की तरह माना जाना चाहिए। दूसरे वर्ग अधिकांश कश्मीरियों का मानना है कि अनुच्छेद 370 द्वारा प्रदत्त स्वायत्तता पर्याप्त नहीं है। उनकी कम से कम 3 मुख्य शिकायतें थीं। पहली है कि काबाइली हमले से उत्पन्न परिस्थिति के सामान होने पर विलय मामला राज्य के लोगों को विचार करने के लिए देने का वायदा अभी तक पूरा नहीं हुआ है। वहाँ के लोग जो चाह रहे हैं कि 370 बना रहे, कश्मीर विशेष राज्य रहे, तो उनका पहली मांग ये है या पहली शिकायत ये है कि कश्मीर जब पर काबाइलियों ने हमला किया था और कुछ क्षेत्र पाकिस्तान के कब्जे में चला गया, तो उस समय संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक फैसला दिया था कि वहाँ के लोगों से जनमत संग्रह करा के कश्मीर का विलय कराया जाए, लेकिन वो आज तक नहीं हुआ है। इससे जनमत संग्रह की मांग उठी। दूसरे यह अनुभव किया जा रहा है कि अनुच्छेद 370 द्वारा दिया गया विशेष संघीय दर्जा व्यवहारिक रूप से कम कर दिया गया है। इससे स्वायत्तता को बहाल करने या अधिक राज्य स्वायत्तता की मांग उठी। तीसरी यह अनुभव किया गया कि जिस प्रकार का लोकतंत्र शेष भारत में है, वैसा जम्मू और कश्मीर राज्य में लागू नहीं किया गया। तीसरी मांग ये उठती है, जैसा लोकतंत्र भारत में विद्यमान है, वैसी मांग वैसा लोकतंत्र जम्मू कश्मीर में लागू नहीं किया गया है। 1948 से राजनीति। प्रधानमंत्री बनने के बाद शेख अब्दुल्ला ने भूमि सुधार और अन्य नीतियां शुरू की। जैसे ही 1948 में शेख अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री या उस राज्य का प्रमुख बनाया गया, तो शेख अब्दुल्ला ने भूमि सुधार और अन्य नीतियां शुरू की जिनसे सामान्य जन को लाभ पहुंचा, परंतु कश्मीर के दर्जे पर
उनकी स्थिति के विषय में उनके और केंद्र सरकार के बीच मतभेद बढ़ता गया। यानी केंद्र सरकार में जो कश्मीर का जो मुद्दा था, उसकी स्थिति का मुद्दा था, उसके मुद्दे पर शेख अब्दुल्ला और केंद्र सरकार के बीच मतभेद जो था वो बढ़ता गया। उन्हें 1953 में पदच्युत कर दिया गया। यानी 1953 में उनको क्या कर दिया गया? पदच्युत कर दिया। पदच्युत का मतलब होता है पद से हटा देना। उन्हें पद से हटा दिया गया। कब? 1953 में। और कई वर्षों तक कैद रखा गया, उनको जेल में डाल दिया गया। किसको? शेख अब्दुल्ला को। उनके बाद आए नेतृत्व को उतना लोकप्रिय समर्थन नहीं मिला। यानी शेख अब्दुल्ला के बाद जो भी नेतृत्व आया कश्मीर का, उसको उतना समर्थन नहीं मिला और वह राज्य में शासन नहीं चला पाए, जिसका मुख्य कारण केंद्र का समर्थन था। विभिन्न चुनावों में अनाचार और हेरफेर संबंधी गंभीर आरोप भी लगते रहे। 1953 और से 1974 के बीच की अवधि में कांग्रेस पार्टी ने राज्य की नीतियों पर प्रभाव डाला। नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी शेख अब्दुल्ला रहित हो गई थी। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस में 53 से 74 तक शेख अब्दुल्ला नहीं थे, जिन्होंने जो पार्टी बनाई थी। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक घड़ा कांग्रेस के सक्रिय समर्थन के साथ कुछ समय तक सत्ता में रहा, परंतु बाद में यह कांग्रेस में मिल गया। इस प्रकार कांग्रेस को राज्य पर सीधा नियंत्रण प्राप्त हुआ और परिवर्तन किए गए। इसी बीच शेख अब्दुल्ला और भारत सरकार के मध्य समझौते पर पहुंचने के लिए कई प्रयास हुए। 1965 में जम्मू और कश्मीर के संविधान के प्रावधान में एक परिवर्तन किया गया, जिसके अंतर्गत राज्य के प्रधानमंत्री का पदनाम बदलकर मुख्यमंत्री कर दिया गया। यानी 1965 में संविधान में कुछ प्रावधान किए और इस प्रावधान के आधार पर जो कश्मीर, जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री होता था, उसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया? जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री पद का नाम बदलकर मुख्यमंत्री कर दिया गया। क्या कर दिया? मुख्यमंत्री कर दिया गया। चूंकि अच्छा नहीं लगता था एक देश में दो प्रधानमंत्री, एक जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री और एक भारत के प्रधानमंत्री, इसलिए इनका नाम बदलकर 1965 में मुख्यमंत्री कर दिया गया। इसके अनुसार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गुलाम मोहम्मद सादिक राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने। जम्मू कश्मीर राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? जम्मू कश्मीर राज्य के पहले मुख्यमंत्री गुलाम मोहम्मद सादिक। पहले मुख्यमंत्री थे गुलाम मोहम्मद सादिक, राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने। और 1974 में इंदिरा गांधी का शेख अब्दुल्ला के साथ एक समझौता हुआ। शेख अब्दुल्ला को रिहा कर दिया गया और उनका इंदिरा गांधी से एक समझौता हुआ और वे राज्य के मुख्यमंत्री बना दिए गए। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को पुनर्जीवित किया, फिर से उन्होंने जीवित कर दिया, जिसने 1977 के विधानसभा चुनाव में बहुमत से जीत हासिल की। शेख अब्दुल्ला का 1982 में निधन हो गया था। 1982 में शेख अब्दुल्ला की मृत्यु हो गई थी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का नेतृत्व उनके पुत्र फारूक अब्दुल्ला के पास चला गया। उनके बेटे का नाम था फारूक अब्दुल्ला, वो वहाँ के नेशनल कॉन्फ्रेंस का नेतृत्व करने लगे थे, जो मुख्यमंत्री भी बने, परंतु जल्दी ही उन्हें राज्यपाल द्वारा पदच्युत कर दिया गया। मुख्यमंत्री तो बनाए गए उन्हें, लेकिन उन्हें जल्दी ही राज्यपाल के द्वारा पदच्युत कर दिया गया।
और नेशनल कॉन्फ्रेंस से अलग हुए एक गुट एक अवधि के लिए सत्ता में आया। नेशनल कॉन्फ्रेंस से एक गुट था जो अलग हो गया था, वो सत्ता में आ गया था, मतलब फारूक अब्दुल्ला को पदच्युत कर दिया गया और उनकी जगह नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक जो गुट था वो उससे अलग हो गया था, वो सत्ता में आ गया, लेकिन कुछ समय के लिए, अल्प अवधि के लिए। केंद्र सरकार के हस्तक्षेप से फारूक अब्दुल्ला की सरकार को पदच्युत करने पर कश्मीर में नाराजगी की भावना पैदा हुई। जब केंद्र सरकार ने राज्यपाल के माध्यम से फारूक अब्दुल्ला की सरकार को पदच्युत कर दिया, पद से हटा दिया, तो कश्मीर की जनता में भारत की केंद्र सरकार के प्रति नाराजगी सामने आने लगी। इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला में हुए समझौते के बाद कश्मीरियों में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के प्रति जो विश्वास उत्पन्न हुआ था उसे धक्का लगा। यह भावना कि केंद्र राज्य की राजनीतिक हस्तक्षेप कर रहा है पुष्ट हुई जब 1986 में नेशनल कॉन्फ्रेंस में शासक दल कांग्रेस के साथ चुनावी गठबंधन करने को राजी हो गए। सशस्त्र विद्रोह और उसके बाद, अब हम देखेंगे इसमें सशस्त्र विद्रोह और उसके बाद, यह तो वातावरण था, यानी यह वो वातावरण था जिसमें 1987 के विधानसभा चुनाव संपन्न हुए थे। अब 1987 में विधानसभा चुनाव संपन्न होंगे। इस समय इंदिरा गांधी भारत से जा चुकी हैं, मतलब उनकी मृत्यु हो चुकी थी 84 में, 87 की बात हम करते हैं। सरकारी परिणामों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन की भारी जीत दर्शाई और फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री के रूप में वापस लौटे। फिर से फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री के रूप में वापस लौट आए, परंतु यह व्यापक रूप से माना जा रहा था कि परिणामों में लोकप्रिय चयन की झलक नहीं है और संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई थी। 1980 के दशक के प्रारंभ से ही राज्य में अकुशल प्रशासन के विरुद्ध एक व्यापक नाराजगी चल रही थी। यह नाराजगी और अधिक बढ़ गई क्योंकि सामान्य रूप से विद्यमान भावना यह थी कि केंद्र के आदेश पर राज्य द्वारा लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं कमजोर की जा रही। लोगों में एक विचार आ गया था कि केंद्र कहता है और राज्य यहाँ लोकतांत्रिक भावनाओं को बढ़ा रहा है, नहीं, लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है उनको कमजोर कर रहा है राज्य। इससे कश्मीर में राजनीतिक संकट उत्पन्न हुए जो उग्रवाद के उठने से गहरा गया। अब वहाँ उग्रवाद सामने आ गया। 1989 तक राज्य एक पृथक कश्मीरी राष्ट्र बनने को लेकर एक उग्रवादी आंदोलन के कब्जे में आ गया। वहाँ के लोगों में ऐसी भावनाएं फैलाई गईं कि ये उग्रवाद के द्वारा कश्मीर सबसे अलग बन सकता है, तो वहाँ उग्रवादी भावनाएं आ गईं। इन विद्रोहियों को पाकिस्तान ने नैतिक, आर्थिक और फौजी समर्थन मिला। पाकिस्तान ने वहाँ के लोगों को भड़काना शुरू कर दिया, उग्रवादी भावनाएं फैलाई कि कश्मीर को भारत से अलग कर लिया जाए और उनको हथियार दिए, आर्थिक सहायता दी। किसको? कश्मीर के लोगों को हथियार दिए, आर्थिक सहायता दी और उनके मन में भावना क्या डाल दी कि कश्मीर को अलग कर लिया जाए और यहाँ पर उग्रवाद शुरू कर दिया जाए। यहाँ तक कि पाकिस्तान ने फौजी समर्थन भी इन लोगों को दिया था। कई वर्षों तक राज्य राष्ट्रपति शासन और प्रभावी रूप से सशस्त्र सेनाओं के नियंत्रण में रहा। जब ऐसी स्थिति कश्मीर में बनने लगी, वहाँ विद्रोह प्रारंभ हो गया, तो कश्मीर में राष्ट्रपति शासन भारत सरकार ने लागू कर दिया। 1990 से पूरा समय जम्मू और कश्मीर ने विद्रोहियों के हाथों और सेना की कार्रवाई से असाधारण हिंसा को झेला। राज्य में 1996 में ही जाकर विधानसभा चुनाव हुए जिसमें फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू और कश्मीर के लिए क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग के साथ सत्ता में आई। फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस कहने लगी, हम यहाँ के लिए क्षेत्रीय स्वायत्तता मांगते हैं, हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को भारत से अलग कर दिया जाए। ये फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वादे के साथ सत्ता में पुनः आ गई थी 1996 में। अवधि के अंत में यानी 96 से 2002 तक रही थी। 2002 में जम्मू और कश्मीर राज्य में चुनाव हुए। नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुमत प्राप्त करने में विफल रही और इसके स्थान पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार आ गई। अब फारूक अब्दुल्ला की सरकार हट गई और यहाँ एक नई पार्टी आ गई जिसका नाम था पीडीपी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। 2002 से आगे हम देखेंगे गठबंधन के समझौते के अनुसार मुफ्ती मोहम्मद पहले 3 वर्ष तक सरकार के मुखिया रहे। यानी पीडीपी जो पार्टी थी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, इसके
का नेतृत्व वहाँ के नेता मुफ्ती मोहम्मद ने किया था, जो कांग्रेस के साझा कार्यक्रम के अंतर्गत थे। 3 वर्ष तक उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। 3 वर्ष सरकार के मुखिया रहे, जिसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने के गुलाम नबी आज़ाद मुखिया बने। फिर कांग्रेस के गुलाम नबी आज़ाद बने। चूंकि 2002 में जो सरकार आई थी वो पीडीपी और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार थी, तो 3 वर्ष के लिए बनाया गया था मुफ्ती मोहम्मद सईद को, और 2 वर्ष के लिए बनाया गया था 2 वर्ष के लिए वहां का मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद को बना दिया गया था, जो कि कांग्रेस की पार्टी के थे। जो जुलाई 2008 में लागू राष्ट्रपति शासन के कारण अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए, उससे अगला चुनाव नवंबर-दिसंबर 2008 में हुआ। एक और मिलीजुली सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बनी। 2009 में उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में सत्ता में आई, परंतु राज्य को लगातार हुर्रियत कॉन्फ्रेंस द्वारा पैदा की गई गड़बड़ियों का सामना करना पड़ा। अब तो वहाँ एक और पार्टी आ गई, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। अब वो भी गड़बड़ी करने लगी और राज्य को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। 2014 में राज्य में फिर चुनाव हुए, जिसमें पिछले 25 वर्षों में सबसे अधिक मतदान होना रिकॉर्ड किया गया। परिणामस्वरूप पीडीपी के मुफ्ती मोहम्मद सईद के नेतृत्व में बीजेपी के साथ एक मिलीजुली सरकार सत्ता में आई। मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के बाद उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती अप्रैल 2016 में राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। जम्मू कश्मीर राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती। महबूबा मुफ्ती कैसी बनी? पहली महिला मुख्यमंत्री। कहाँ की थी ये? जम्मू कश्मीर की। ये पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। अब क्या होता है, महबूबा मुफ्ती के कार्यकाल में बाहरी और भीतरी तनाव बढ़ाने वाली बड़ी आतंकवादी घटनाएं हुई। जब महबूबा मुफ्ती वहाँ की मुख्यमंत्री बनी तो आतंकवादी घटनाएं भी वहाँ होने लगी। जून 2018 में बीजेपी द्वारा मुफ्ती सरकार को दिया गया समर्थन वापस लेने के बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। 5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा अनुच्छेद 370 समाप्त कर दिया गया। यहाँ इसको नोट कर लो। 5 अगस्त 5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा अनुच्छेद 370 समाप्त कर दिया गया और राज्य को पुनर्गठित कर 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख बना दिए गए। अब क्या हो गया? 2019 यानी जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा 2019 जब वहां पारित किया गया तो इसके द्वारा क्या होता है, वहां पर 370 को समाप्त कर दिया गया और 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश। जम्मू और कश्मीर द्वारा तथा लद्दाख भारत में बहुलवादी समाज के जीते जागते उदाहरण हैं। वहां न केवल सभी प्रकार यानी धार्मिक, सांस्कृतिक और भाषाई जाति और जनजातियों की विविधताएं हैं, बल्कि वहां विविध प्रकार की राजनीतिक और विकास की आकांक्षाएं हैं, जिन्हें नवीनतम अधिनियम द्वारा प्राप्त करने की इच्छा की गई है।
इसके साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। आगे का वीडियो देखने के लिए हमारा अगला वीडियो पंजाब अति शीघ्र आपके सामने होगा। तब तक के लिए नमस्कार।